नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की प्रश्न बैंक की इकाई 4 के 30 शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्द में उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला प्रश्न, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, किसी बात या शब्द विशेष पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। किसी बात को या किसी शब्द को विशेष जोर देने के लिए जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जैसे राम ही पहले खाना खाएगा या सीता ही पहले गीत गाएगी, तो यहाँ ही शब्द के द्वारा जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए ही निपात है। प्रश्न 2, समुच्चय बोधक को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, वह शब्द जो 2 या अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, या, किंतु, परंतु, एवं। इसका उदाहरण है राम और श्याम पढ़ते हैं। तो समुच्चय बोधक उन शब्दों को कहते हैं जो 2 शब्दों को जोड़ें या 2 वाक्यांशों को जोड़ें या 2 वाक्यों को जोड़ें। जैसे उदाहरण में यहाँ राम और श्याम 2 शब्दों को जोड़ा गया है और के द्वारा, तो यहाँ और समुच्चय बोधक है। प्रश्न 3, वाच्य की परिभाषा व वाच्य के प्रकारों के नाम लिखिए। उत्तर, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के 3 प्रकार हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य क्रिया का परिवर्तन है जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि वाक्य में प्रधान कौन है, कर्म प्रधान है कि कर्ता प्रधान है कि भाव प्रधान है। तो कर्ता, भाव और कर्म की प्रधानता के आधार पर यह वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य अर्थात कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य अर्थात कर्म प्रधान और भाववाच्य अर्थात भाव प्रधान। अगला प्रश्न 4, कर्मवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ पुस्तक पढ़ना यह प्रधान है। तुमसे भोजन नहीं किया जाता, तो यहाँ भोजन प्रधान है। तो पुस्तक और भोजन कर्म हैं और इन उदाहरणों में कर्म की ही प्रधानता बताई गई है। अगला 5वां प्रश्न है, कर्तृवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण, राम पुस्तक पढ़ता है, गीता फल खाती है, तो यहाँ राम अर्थात कर्ता प्रधान है और दूसरे उदाहरण में गीता अर्थात कर्ता प्रधान है। अगला प्रश्न 6, भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। उदाहरण, बोले बिना रहा नहीं जाता, अब तो नहीं सही जाती, तो रहा सही, यह क्रिया के रूपांतर हैं। तो क्रिया के इन रूपों से पता चल रहा है कि इसमें क्रिया की प्रधानता है, इसलिए यह भाववाच्य है। अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रामू सोता है, तुम दौड़ते हो। तो यहाँ सोता और दौड़ना अकर्मक क्रिया हैं, क्योंकि सोने का प्रभाव रामू पर और दौड़ने का प्रभाव तुम पर पड़ रहा है। अर्थात रामू और तुम कर्ता हैं और सोता और दौड़ते इनका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए सोता और दौड़ते अकर्मक क्रिया हैं। प्रश्न 8। सकर्मक क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने केला खाया, तुमने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ खाया और पढ़ी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनमें कर्म आया है। जैसे खाया का कर्म है केला और पढ़ी का कर्म है पुस्तक। तो इस खाया क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात केले पर पड़ रहा है, और पढ़ी क्रिया का सीधा प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, अर्थात कर्म पर पड़ रहा है। इसलिए यह दोनों सकर्मक क्रियाएं हुई। अगला 9वां प्रश्न है। क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: हिरण तेज दौड़ता है, तुम सब ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ दौड़ने की विशेषता बता रहा है, यह तेज दौड़ना क्रिया है, और इसकी विशेषता बता रहा है तेज। तो यहाँ तेज क्रिया विशेषण हुआ। कोई धीमे भी दौड़ सकता है, तो धीमे और तेज यह दौड़ने की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, तो यह क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार तुम ध्यान से पढ़ना, तो यहाँ ध्यान से यह भी क्रिया विशेषण है। कोई बिना ध्यान के पढ़ता है, कोई ध्यान से पढ़ता है, तो पढ़ने की विशेषता बता रहे हैं, ध्यान से या बिना ध्यान के। तो ये क्रिया विशेषण हुए। प्रश्न 10। मुहावरे किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करने लगता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। उदाहरण: हाथ मलना अर्थात पछताना। प्रयोग: तुम अभी नहीं पढ़े तो परीक्षा में हाथ मलते रह जाओगे। वैसे हाथ मलने का अर्थ कुछ और है, लेकिन यह अपने उस सामान्य अर्थ से हटकर विशेष अर्थ दे रहा है। जैसे पछताना विशेष अर्थ हुआ। तो जब कोई वाक्यांश, कोई वाक्य का अंश अपने सामान्य अर्थ से हटकर कोई विशेष अर्थ देने लगता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। अगला प्रश्न 11। लोकोक्ति की परिभाषा लिखिए। उत्तर: लोक समाज में कही जाने वाली उक्तियां या वाक्य जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर जीवन के सारे अनुभव, ज्ञान, नीति की बातें बताता है, उसे ही हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो लोकोक्ति अर्थात जो लोक समाज जो होता है, लोगों का जो समाज होता है, उसमें कोई उक्ति या कोई बात बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाती है और उस बात से जीवन के अनुभव, ज्ञान की बातें और नीति की बातें निकल कर आती हैं, तो उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। और यह लोकोक्ति का अपना एक विशेष अर्थ होता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अर्थात काम कोई आता नहीं है और हम बहानेबाजी करने लगे हैं। प्रश्न 12। समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर: दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब नया शब्द बन जाता है तो उसे सामासिक शब्द और उन शब्दों के योग को समास कहते हैं। जैसे देश सेवा, देश की सेवा, महाकवि, महान है जो कवि। तो इसमें देश की सेवा ये 3 शब्द हैं और इनके योग से एक शब्द बन रहा है देश सेवा। तो इन शब्दों का योग ही समास कहलाएगा। अगले उदाहरण में महान है जो कवि, इसमें 4 शब्द हैं
और इन 4 शब्दों के योग से एक शब्द बन रहा है महाकवि। तो यह चारों शब्दों का योग ही समास कहलाएगा। अगला प्रश्न 13, समास के प्रकारों के नाम लिखिए। समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न 14, विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं? उत्तर, विज्ञापन का अर्थ होता है प्रचार करना। विज्ञापन में किसी वस्तु, सेवा आदि के प्रति उपभोक्ताओं में आकर्षण, उत्तेजना व प्रेरणा का संचार करना होता है, जिससे वह इनका उपयोग करने प्रेरित हो सकें। वर्तमान में विज्ञापन उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। तो विज्ञापन का अर्थ होता है प्रचार करना, किसी वस्तु का या किसी सेवा का लोगों में प्रचार करना, जिससे लोग आकर्षित हो सकें, प्रेरित हो सकें, उनमें उत्तेजना पैदा हो कि वह इस चीज का उपयोग करें, जिससे उत्पादक की बिक्री बढ़ेगी। तो आज के समय में उत्पादक व उपभोक्ता के मध्य जो संप्रेषण होता है, उसका सबसे बड़ा साधन यह विज्ञापन ही है। प्रश्न 15, सूचना लेखन किसे कहते हैं? उत्तर, किसी महत्वपूर्ण जानकारी को कम शब्दों में और सटीक तरीके से लिखना सूचना लेखन कहलाता है। जैसे स्कूल के वार्षिकोत्सव की सूचना लिखना। तो सूचना लेखन कम और सटीक शब्दों में किसी जानकारी को लिखना है। जैसे स्कूल में कोई कार्यक्रम हो, उसकी जानकारी दें, वह सूचना लेखन होगा। अगला 16वां प्रश्न, अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गद्य की यह एक लघुत्तम विधा है। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए सुगठित और संबद्ध वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन में सभी वाक्य इस प्रकार लिखे जाते हैं जो एक दूसरे से बंधे और संयुक्त होते हैं। इसमें कोई भी वाक्य निरर्थक या अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। इसमें एक ही विचार आरंभ से अंत तक रहता है। तो अनुच्छेद अर्थात पैराग्राफ। तो अनुच्छेद लेखन गद्य की एक लघुत्तम विधा है। इसमें भाव और विचार व्यक्त किए जाते हैं। इसमें भाव और विचार सुगठित और संबद्ध वाक्य समूह के रूप में होते हैं, अर्थात वाक्यों के रूप में होते हैं, वाक्यों के समूह के रूप में होते हैं भाव और विचार। और यह भाव और विचार वाले वाक्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इनमें कोई भी अनावश्यक वाक्य नहीं होता। यह अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। इसमें एक ही विचार शुरू से आखिरी तक चलता रहता है। प्रश्न 17, संवाद लेखन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संवाद लेखन साहित्य का ही एक अंग है। दो व्यक्तियों के बीच परस्पर बातचीत संवाद कहलाता है। इसी बातचीत का लिखित रूप संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन में रोचकता, प्रवाह, स्वाभाविकता होनी चाहिए। साथ ही व्यक्ति के चरित्र के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। संवादों की उपयोगिता फिल्मों, दृश्य, श्रव्य, नाटकों सभी में है। तो संवाद लेखन साहित्य का ही एक अंग है। दो व्यक्तियों के बातचीत को संवाद कहते हैं और जब हम इस बातचीत को लिख देते हैं तो उसे संवाद लेखन कहते हैं। यह संवाद लेखन फिल्मों में या नाटकों में प्रयोग होता है। यह संवाद लेखन रोचक होना चाहिए, इसमें प्रवाह होना चाहिए और स्वाभाविक होना चाहिए। जैसा जो पात्र है, उसकी जैसी जो भाषा है, उसी के अनुसार उसके संवाद होने चाहिए। प्रश्न 18, अनेकार्थी शब्द किसे कहा जाता है? उत्तर, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों
अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रसंग के अनुसार एक ही शब्द का एक स्थान पर एक अर्थ और दूसरे स्थान पर दूसरा अर्थ लिया जाता है। जैसे आम, इसका एक अर्थ है सामान्य और दूसरा अर्थ है एक फल। तो अनेकार्थी शब्द वह शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ हैं और यह दोनों अर्थों में से किस अर्थ की बात हो रही है यह उस प्रसंग पर निर्भर करेगा। जैसे खाने पीने की बात हो रही है और आम शब्द आया है तो वहाँ यह फल के रूप में आएगा, और लोगों की बात हो रही है और वहाँ आम शब्द आया है तो यह सामान्य लोगों के लिए आम शब्द प्रयोग में लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वे पत्र जो किसी कार्यालय, संस्था अथवा व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु लिखे जाते हैं। इनमें व्यक्ति का नहीं उस पद का महत्व होता है। जैसे नगरपालिका अधिकारी को वार्ड की साफ सफाई हेतु लिखा गया आवेदन पत्र। तो आवेदन पत्र किसी कार्यालय, किसी संस्था के लिए लिखे जाते हैं, किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं। इनमें हम व्यक्ति को नहीं उस पद पर बैठे को पत्र लिखते हैं, अर्थात इसमें पद का महत्व होता है। तो कलेक्टर, सचिव, प्राचार्य, नगरपालिका अधिकारी, इनको जो पत्र लिखे जाते हैं वह सभी औपचारिक पत्र कहलाते हैं। प्रश्न 20, अनौपचारिक पत्र को परिभाषित कीजिए। उत्तर, वे पत्र जो निजी या व्यक्तिगत होते हैं अथवा जिन पत्रों में औपचारिकता का समावेश नहीं होता वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे बधाई पत्र, आमंत्रण पत्र। तो अनौपचारिक पत्र हम व्यक्तिगत रूप से देते हैं, जैसे शादी में बुलाने के लिए आमंत्रण पत्र या किसी की जन्मदिन पर उसके लिए बधाई पत्र भेजते हैं। इनमें औपचारिकता नहीं होती, यह अनौपचारिक होते हैं।